नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग रेलवे के लिए क्लास देख रहे हैं जिसमें 30 वीडियो आने वाली है। उन 30 वीडियो में से आज हम आप 8वीं वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 7 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे, है ना, और अपनी तैयारी को एक नए अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये रेलवे की जो ये क्लास है ये हर एग्जाम पे लागू होगा। जो भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, चाहे तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सभी पे लागू होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप साइंस ज़्यादा कवर करते हो, यह मानते हुए कि आप जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है या फिर टॉपिक वाइज वाली जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप कवर कर रहे होंगे, या फिर हमारे अन्य स्टैटिक्स वीडियो जो एसएससी वगैरह के लिए आते हैं वहाँ से कवर कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, मैं लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि भर दिन में 50 वीडियो आ रहा है, किसी किसी दिन तो नहीं भी आता है, और पर डे 1 मान के चलिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे साथ। अगर आप तैयारी बढ़िया करना है और अंजाम तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को पहुंचाना है, तो है ना। देखिए, अगर आपको टुडे एग्जाम का कोई भी ई बुक पीडीएफ ये सब चाहिए तो ये जो आपका मोबाइल नंबर है इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, सिर्फ मैसेज ही करना है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सेम व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट का, तो आप जो है वहाँ भी लिंक क्लिक करके मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं 2024 के अंदर, एसएससी के एग्जाम के लिए ई बुक और ये आपका 30 सीरीज है ना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आप ले सकते हैं, बहुत ही कम दाम पे अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, फरवरी 2024 में उड़ीसा के किस वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? देखिए, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये फरवरी 2024 की बात है ना। कब की बात है ये फरवरी 2024 की बात है ना। तो आपको 6 महीने पिछले करंट अफेयर से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, यानी 2024 नहीं, आपको नवंबर अक्टूबर 23 से ही करंट अफेयर पढ़ना है, जो भी आप एग्जाम देने वाले आने वाले समय में उसके लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका नाम है भैया गुप्तेश्वर वन। ये गुप्तेश्वर वन कल होके स्टैटिक्स फॉर्म में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में या फिर किस जगह स्थित है, तो आप क्या कहोगे? ये ओडिशा में स्थित है ना, ओडिशा में स्थित है। और ये ओडिशा सरकार जो है अभी हाल में ही इसे जैव विविधता विरासत घोषित कर दिया है, जो राज्य का चौथा होगा। क्या होगा? राज्य का चौथा होगा। इससे पहले 3 ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं उड़ीसा के साइड को, है ना। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। यह राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल होगी। इससे पहले मंदसुरु, महेंद्रगिरी और गढ़मर्दन, इन तीनों को शामिल कर दिया गया था, और ये चौथा आपका बना, है ना, गुप्तेश्वर वन। तो ये चारों ध्यान रखें ना रखें, लेकिन गुप्तेश्वर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। गुप्तेश्वर वन गुप्तेश्वर शिव मंदिर के समीप है, अर्थात गुप्तेश्वर शिव मंदिर भी कहाँ है पूछे तो ओडिशा आंसर होगा। अब ये वाली जो फैक्ट की लाइन है इसे जरूर अच्छे से देखिएगा, है ना। अब हमारे क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। भारत का प्रथम जैव विविधता विरासत, अगर आपसे पूछे कि भाई भारत स्तर पे पहला जैव विविधता विरासत किसे घोषित किया गया था, तो बेंगलुरु स्थित जो कर्नाटक है ना, इनके आपका नल्लूर इमली ग्रोव, इनको सबसे पहले जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, जैसा अभी गुप्तेश्वर वन को किया गया है उड़ीसा के रिलेशन में। ठीक है, सबसे पहले 2007 में इस प्रकार की बनी थी। आप लोग जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व समझ रहे हैं तो नीलगिरी वाला, तो ये चीज अलग है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था 2007 में सबसे पहले किसे? नल्लूर इमली ग्रोव को। कहाँ पे है? कर्नाटक, बेंगलुरु के अंदर है। हाल फिलहाल में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, देख लेते हैं पिछले 2-4-5 महीने में जो भी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए गए हैं उन पे थोड़ा सा एक लुक मारता है। आपको याद होगा, जैसे एग्जाम में आपसे पूछता है दीपोर बिल कहाँ है, तो ऐसे ही थोड़ी पूछ देता है ना, कुछ ना कुछ कारण से चर्चा में आया होता है तभी पूछता है। तो ये भी चर्च में रहे हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। भारतीय स्थल हल्दी चार द्वीप, ये पश्चिम बंगाल में है, मई 2023 में इसे विरासत घोषित किया गया। बीरमपुर बगुरान जलपाई पश्चिम बंगाल में है, इसे भी मई 2023 में। तुंगकयोंग धो सिक्किम में है, ये जून 2023 में। गढ़मर्दन हिल उड़ीसा में पिछले साल मार्च 2023 में ऐड किया गया था। और गुप्तेश्वर वन ओडिशा फिर से ये फरवरी 2024 में, है ना, इसे जैव विरासत घोषित किया गया है। तो ये कुछ एक चीज नया है। इसी प्रकार से 5 नए चीज जो आपका रामसर साइट में शामिल हुआ फरवरी 2024 के अंदर, उसे भी ध्यान रखना है, आप आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 नए भारतीय रामसर साइट जिसे जनवरी 2024 में शामिल किया गया, और रामसर साइट की संख्या 75 से बढ़ के 80 हो गया। अर्थात अभी आपसे कोई पूछे कि इंडिया में कितने स्थल को रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है, तो आप कहते हो भाई 80, है ना। तो ये जो 5 नए हैं ये जरूर आपको याद रखना है। देखिए, ये 5 नए जो इस बार ऐड हुए थे,
ये है आपके सामने 5 अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये कर्नाटक से है, कर्नाटक से 3 आए थे और तमिलनाडु से 2 आए थे। ये आपका फरवरी 2024 की बात है और इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। आप सभी जानते हो कि रामसर जो आपका साइट है उसके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं भाई, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, है ना। किस तारीख को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं ना, 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो ये 5 को शामिल किया गया 2024 में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, अग्नासनी एक्चुरी, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन। तो 2 गो जो नीचा वाला है वो तमिलनाडु का है, ऊपर के 3 गो जो है ये आपका कर्नाटक का है, ठीक है। तो ये 5 जरूर याद रखिएगा। टोटल रामसर साइट कितने हो गए, 80। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 1986 की ही बात करती है। और ये जो 2007 वाला आपने देखा इमली ग्रोव, वो बेंगलुरु में है। और ये नीलगिरी कहाँ पे रहेगा, तमिलनाडु में रहेगा सिंपली, है ना। तो ये एक अलग चीज है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे भी पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। 1936 में इसे स्थापित किया गया था बाघ को संरक्षित करने के लिए। ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड राज्य में है और इसका पहला नाम किया हुआ था हेली नेशनल पार्क, बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और अब क्या बन गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसके बदलता हुआ नाम है, 3 बार नाम बदले गए हैं, यानी 3 नाम इन्हीं के एक ही चीज का नाम है जो उत्तराखंड में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर आप हमारे 57 वाला PDF पढ़े होंगे तो पहले क्लास का पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। मैं ई बुक में भी उसको जो है लास्ट में इमेज के रूप में चिपका दिया हूं ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आइए लेटेराइट मिट्टी को निर्माण करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं लेटेराइट मिट्टी का, है ना। देखिए लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है दादा लीचिंग प्रोसेस से। लीचिंग की क्रिया कैसे होती है, एक तो आपने मॉब लीचिंग सुना होगा जो अलग हिंसक टाइप से हो गया, ये आपका लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा से ये प्रोसेस हो जाती है और इसके कारण जो उर्वरा शक्ति रिस के बहुत अंदर चली जाती है और इस प्रकार से जो मिट्टी का निर्माण होता है उससे क्या कहते हैं हम, लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा का परिणाम है। एक आंसर तो ये भी हो सकता है। दूसरा अगर प्रोसेस पूछता है तो लीचिंग प्रोसेस होता है जो यहाँ पे लिखा गया है। भारत में लेटेराइट मिट्टी 4थे स्थान पर है उपलब्धता के आधार पर। भारत में सबसे अधिक उपलब्ध मिट्टी कौन से हैं, जलोढ़ मिट्टी है जो 43-44% के करीब इंडिया में पाया जाता है। दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी का क्षेत्र आता है जो 18% पे पाया जाता है। 2-3-4 दिन पहले ई बुक में इसी प्रश्न के फैक्ट को लेकर बच्चे लोग क्वेश्चन और सुलझाने की कोशिश कर रहे थे अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां पे मैंने कमेंट भी किया था कि भाई सही लिखा हुआ है, दूसरा स्थान लाल मिट्टी का ही है, तीसरे स्थान पे काली मिट्टी है ना। थोड़ा अटपटा सुनने में लगता है लेकिन जो सही है वो कभी नहीं बदलेगा जल्दी, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी जो है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे लाल मिट्टी ही है और 3 नंबर पे अपना आता है काली मिट्टी का क्षेत्र जो 15 से 17% के करीब है, ठीक है भाई। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, इन तीनों को ही जोड़ेंगे तो अच्छा खासा पकड़ बना लेगा। इसके अलावा जो आपका काली मिट्टी है ना, जो आपका काली मिट्टी, अब ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी भी इंपॉर्टेंट मिट्टी है क्योंकि इसके भी आगे चल के 2 पार्ट हम पढ़ते हैं, एक तो खादर पढ़ते हैं, दूसरा हम बांगर पढ़ते हैं। एक तो खादर पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं दादा बांगर। बांगर सीमेंट भी होता है, सीमेंट को भूल जाइए, अभी हम मिट्टी पढ़ते हैं। तो ये खादर और बांगर क्या होता है, बांगर जो है ये ओल्ड जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और जो खादर होते हैं ये न्यू जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ये कैसे डिसाइड होती है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण ही कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण क्रिया से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है या फिर नाम पड़ता है। जो निक्षेप क्या होता है, जो मिनरल्स वगैरह बहा के नदियाँ लाते हैं अपने साथ, यही पाट दिया जाता है ना। और जहाँ पे पाट दिया इस साल तो ये नवीन हो गया, तो हो गया भैया आपका खादर। और जहाँ नहीं जा पाया वो रहा बांगर। नहीं समझे, देखिए कोई नदी यहाँ पे बह रही है ना, ये नदी बह रही है। इस बार जब नदी की बाढ़ आई तो यहाँ तक पानी यहाँ तक आ गई। जब वर्षा मतलब पानी स्तर कम हुआ तो यहाँ जो पांक लेके आया, गांव घर में पांक बोलते हैं, ये जो मिनरल्स बहा के लाया था, चूंकि इसके परत ऊपर में नवीन वाला मिनरल्स को जो है रख दिया है ये नदी अपने बहाव के मतलब बहाव से, तो ये जो नया हो गया है इसे हम खादर कहते हैं। और जहाँ नहीं पहुँच पाया उससे हम कहते हैं बांगर। जहाँ नहीं नवीन वाला आ पाया मिनरल्स उसे बांगर कहते हैं। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। गांव घर
में जो किसानी फैमिली से हो और जहाँ पे बाढ़ आता हो इस चीज़ से भली भांति परिचित होगा। जो पाँक आता है वो काफ़ी दलदल होता है, इतना कितना आधा आधा टांग उसमें गड़ जाता है अगर आप चलेंगे तो, ठीक है ना, काफ़ी उपजाऊ होते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी की कहानी हो गई कि कैसे बनती है, तो नदियों के निक्षेपण से बनती है। नए पुराने कैसे डिसाइड होते हैं ये भी आपने देख लिया कि नदी इस बार जहाँ पाटा है वो नया हुआ, जहाँ नहीं पाट पाया वो आपका पुराना रह गया, बांगा रह गया। इसके अलावा जो आपका काली मिट्टी की निर्माण भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि कैसे होते हैं काली मिट्टी की निर्माण। देखिए काली मिट्टी की निर्माण जो है ये ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है, ठीक है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम होता है। अब आप जानते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया में क्या क्या निकलता है, तो पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा रहता है, जो आपका लिक्विड फॉर्म में सेल ही है ना, ये भी जो है ना पत्थर ही है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में काफ़ी हॉट गर्म रहता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो यही मैग्मा जो है राख और धुआं के साथ साथ बाहर निकलती है, और जब ये बाहर निकल के जमती है, ठीक है, तो इसके जमने से जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जब ये आग्नेय चट्टान का क्षरण होगा, है ना, तब काली मिट्टी का निर्माण होगा। आपने सारा प्रोसेस समझ लिया भाई, ज्वालामुखी कैसे हुआ, कैसे निकला, कैसे जमा, कैसे मिट्टी का निर्माण हुआ। फिर से समझाते हैं। देखिए ज्वालामुखी की क्रिया में पृथ्वी के नीचे जो मिनरल्स रहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हॉट तप्त रहते हैं, सैली रहता है एक्चुअली, तो ये क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा जब ज्वालामुखी फटने के उपरांत ऊपर आता है तो इसी चीज को हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। नीचे था तो मैग्मा, ऊपर आया तो लावा। ये लावा जब जमता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान में आते हैं, और आग्नेय चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बोरियत मत फील कीजिएगा, पढ़िए, अच्छा चीज बता रहा हूँ, काम आएगा। देखिए मैं लाखों बच्चे को तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन जो पढ़ाता हूँ, जितना को ही पढ़ाता हूँ, अपने आप में गोल्ड है, तभी मेरे पास पढ़ रहा है। जिसको बोरियत होता होगा वो नहीं पढ़ते होंगे, है ना। देखिए जिनको नहीं होगा बोरियत तो जरूर अपना जो है नौवा किनारा जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका। तो आपने लावा समझा, मैग्मा समझा, जो आपका आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन होता है वो समझा, और जब आग्नेय चट्टान टूटेंगे तो काली मिट्टी बनेंगे, ये भी आपने समझा। देखिए काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छा होता है। देखिए कपास से क्वेश्चन और पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को रिलेट करके कि भाई कपास की खेती सबसे पहले कब हुआ था, तो हड़प्पा काल में ही जो है इसकी साक्ष्य मिल गई थी। अर्थात हम लोग समझते हैं कि कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ने ही किया था। कॉटन होता है कपास, और कपास के उत्पादन में अब इंडिया की रैंक फर्स्ट है, और इंडिया में भी गुजरात की रैंक फर्स्ट है। जो बात आपके लिए नई हो उसे जरूर नोट किया कीजिएगा। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त फसल जैसे रबर होता है, सिनकोना, चाय इत्यादि जो है ये लेटेराइट मिट्टी की फसल है। लेटेराइट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की काफ़ी अभाव होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम इत्यादि इन सब की जो है काफ़ी अभाव देखी जाती है, इसीलिए इसे कम उपजाऊ माना जाता है। ये क्या है भाई? ये कम उपजाऊ है। इसमें आप धान की खेती करने जाओगे तो नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें आयरन और पोटास की जो मात्रा है ये अधिक होते हैं। मिट्टी के अध्ययन को आप क्या कहते हो? पीडोलॉजी कहते हो। पेडोलॉजी, हाँ पीडोलॉजी सही है, पेडोलॉजी कहते हो। भारत में उपलब्धता के आधार पे कितने प्रकार के मुख्य मिट्टी हैं? तो 8 प्रकार के मुख्य मिट्टी पाए जाते हैं, जिनका नाम दिया गया है, बढ़िया से हम जानते हैं, और इतने को हमें पढ़ना होता है। भारत में तत्कालीन योजना आयोग ने पूरे भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटे हैं? तो आप कहते हो 15। 200 करोड़ बार आपके एग्जाम में ये पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी, अगर अम्लीय ज़्यादा हो गया मिट्टी, सबसे पहले अम्लीय क्षारीय, जो बच्चे नहीं जानते हैं। 7 अगर रहता है तो न्यूट्रल रहता है। जैसे आपने गाड़ी बाइक चलाते होंगे, जब तेल कम हो जाता है तो न्यूट्रल, है ना, तो इस प्रकार से न्यूट्रल, है ना। इसके अलावा 7 से कम रहता है तो आपका क्या होता है? 7 से कम हो जाएगा तो क्या रहेगा भैया? अम्लीय। और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? आपका क्षार में चला जाता है, बेस में चला जाता है। तो ये हो गया भाई पीएच के हिसाब से अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल डिसाइड करना। न्यूट्रल कौन होता है? शुद्ध वर्षा की जल या फिर शुद्ध जल जिसे आप कहते हो, चूंकि वर्षा का जल ही शुद्ध जल माना जाता है तो न्यूट्रल होता है। और जो जल शुद्ध होगा उससे इलेक्ट्रिक का जो प्रवाह नहीं होगा, इसीलिए जितने भी जल हम लोग आजकल देखते हो पूर्णतः शुद्ध नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक का जो है प्रवाह होता है ना। इसके अलावा
अत्यधिक अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ अगर आपको बनाना है फिर से, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश अम्लीय हो गया और फिर से आप उस मिट्टी में कोई फसल उपजाना चाहते हैं, तो आपको चूना मिलाना होगा आवश्यकता अनुसार। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फसल इसमें उपजाओगे और कितने हद तक अम्लीय बन गया है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो क्षारीय मिट्टी होता है उसमें कई तरीके से आप फिर से उपजाऊ बना सकते हो। अगर आपका मिट्टी, आपके खेत का मिट्टी क्षारीय हो गया है तो आप जिप्सम मिला सकते हो, आप बेकिंग सोडा भी मिला सकते हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सा फसल उपजाना है, तो क्या मिला के जो है आप इसे फिर से उपजाऊ लायक बना सकते हो। देखिए जो क्षारीय मिट्टी होते हैं इसके स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे कल्लर भी कहते हैं इसे, है ना, कल्लर, ये बीपीएससी में पूछा गया है। कल्लर, रेह भी कहते हैं, रेकर भी कहते हैं, थुर्रा भी कहते हैं। ये सब जो है आपके क्षारीय मिट्टी के स्थानीय नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वेतन और अन्य शर्त को कौन निर्धारित करता है? जो सीएजी होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको फिर से बोलेंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर नहीं बोलेंगे, दिक्कत हो जाएगा, कंप्ट्रोलर होता है, ठीक है। तो ये भारत के संसद के द्वारा ही जो है इनके वेतन वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, किनके, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? आर्टिकल 148 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति करते हैं और आर्टिकल 149 में सीएजी का अपने पावर, शक्ति, है ना, इन सब का विवरण दिया गया है, उपबंध किया गया है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। गिरीश चंद्र मुर्मू पास्ट में जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे अभी जो अपना जगदीप धनखड़ साहब हैं, वो पास्ट में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पे भी काम कर चुके हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अगर 6 वर्ष से पहले ही 65 की आयु पार कर ले तो रिटायर हो जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समय से पूर्व हटाने की कोई ना कोई तो विधि होगी, उसे हम जनरली महाभियोग के नाम से जानते हैं। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की जो प्रथा है, जैसे आप न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हो ना, सेम प्रक्रिया यहाँ भी होते हैं कैग को हटाने की। तो इससे एक बात स्पष्ट हुआ कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आप किसके समकक्ष रखेंगे? तो आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष रखेंगे। एक एक बात पे गौर करेंगे, काम कब आ जाए कोई पता नहीं। चलते हैं आगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य बताया है मैंने? प्राक्कलन समिति में 30 बताया है और लोक लेखा समिति में 15 + 7 बताया है, अर्थात 22 बताया है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से बताया है ना। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब भी करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, और जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे। और महान्यायवादी सबसे बड़े विधिक अर्थात कानूनी अधिकारी होते हैं इंडिया के अंदर, है ना, देश लेवल पर। राज्य लेवल पर यही चीज कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जो है ये राज्य लेवल पे सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। हर राज्य में एक महाधिवक्ता होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और पूरे देश स्तर पे, है ना, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। कदाचार सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि फांसी की सजा को भी माफी करवा सकते हैं अगर राष्ट्रपति साहब चाहे तो, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति का पद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है 61 में है। राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व लोकसभा का विघटन 85 में है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में है ना। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना। पकानी कोका कार्यपालिका का प्रधान जो है
है ना, ये कितने में हो जाएगा, प का नी 53 में हो जाएगा। 53 के अनुसार राष्ट्रपति, है ना, कार्यपालिका का प्रधान है, क्योंकि 52 से 61 तक क्या है, ट्रिक पकानी को का दिवोदशम, ये बहुत पुराना है, किसी का इजाद किया हुआ नहीं। हमको लगता है मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा उससे पहले का, मैं नहीं कह सकता कि मैंने इजाद किया है भाई इन चीज़ों को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, देखिए, है ना, एक बार फिर से इसे कर लेते हैं। पकानी को का, है ना, पद कार्यपालिका का प्रधान निर्वाचन, सही है जी। 52 से 61 यानी 53 जो है, 53 नंबर कार्यपालिका का प्रधान केंद्र में राष्ट्रपति होता है, सही है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत गया है, आपके सामने 3 ऑप्शन है ना, 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि किसका मिलान गलत किया गया है। 1 पारसेक बराबर 3.086 गुने 10 के पावर 13 मीटर, है ना। 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा करने से फॉन्ट ही कट जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपको कौन सा गलत है पूछना है। 1 पारसेक बराबर 3.086 गुने 10 के पावर 13 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। कौन सा गलत है भाई, है ना। ये क्वेश्चन आरपीएफ 2019 में पूछा गया है। इनमें से कोई एक पॉइंट, मैंने इनको 3 पॉइंट बना के और फैक्ट के साथ आपके लिए परोसा हूँ ताकि आपको काम आए, ठीक है। देखिए, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। 1 पारसेक, आप सभी जानते हैं कि पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है, और 1 पारसेक बराबर जनरली हम 3.26 लाइट ईयर जानते हैं, जो मैं कई बार आपको बताया भी हूँ। अगर आप इसको घात के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके घात के फॉर्म में होता है 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 को कम कर दीजिएगा, तब 13 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। तो ये जो है आपका गलत है ना। यानी इस प्रकार से होता है, 1 पारसेक का वैल्यू 10 के पावर 16 होते हैं, 3.086 गुने 10 के पावर 16, बाद बाकी सही लिखा है जी, है ना। इसके अलावा अगर नीचे वाला आप देख रहे हैं कि भाई 10 के पावर 15 होता है, तो फिर मीटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर में लिखा है। जो सही लिखा है 12 घात होता है, अगर 15 घात कीजिएगा 10 का तो फिर मीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 जीरो बराबर जो है किलोमीटर हो जाएगा। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है ना जी। इसके अलावा खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो माध्यम की दूरी है उसे कहते हैं भाई खगोलीय इकाई। ये सब जो सूत्र है ये काम आएगा आपको ऑप्शन छांटने में, ये फार्मूला वगैरह। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश के द्वारा निर्वात में अर्थात वैक्यूम में 1 साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहलाता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अभी आपने देखा पारसेक का, एक तो घातीय फार्मूला देखा 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर। अभी आपने देखा 3.26 लाइट ईयर, तो दोनों होते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का घनत्व, ये तीनों अलग अलग चीजें सुनेंगे। त्रिज्या रेडियस, द्रव्यमान मास, और घनत्व जो आपका है ना डेंसिटी, ये तीनों अलग अलग है भाई पृथ्वी का। तो एक के में ना सुन देना दाल भात चटनी, ठीक है। तो त्रिज्या अगर पूछेगा तो 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर। द्रव्यमान पूछेगा तो 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान की मात्रा क्या होगा, किलोग्राम, है ना। इसके अलावा घनत्व मैं आप लोगों से एक दिन और पूछा था, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, 5 होता है, उसके आगे भी कुछ होता है। आप लोग बताइएगा पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। इसके अलावा प्रकाश वेग के वेग जो है वो सबसे पहले रोमर ने मापा था। प्रकाश कैसा तरंग है दादा, अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात निर्वात में गमन करती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे, निर्वात में ही होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बिजली की चमक से, है ना, बिजली की चमक आपको पहले दिखाई देती है, मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। ये बचपन से पूछता हुआ सवाल है ये, है ना। ये मैं आपको सिर्फ एक समझ दिलाने के लिए रखा हूँ, बाद बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तो नहीं आएगा ये वाला पॉइंट कि भाई बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। समझ ये डेवलप करने के लिए रख दिया हूँ कि भाई प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है
तो प्रकाश और बिजली दोनों में प्रकाश पहले दिख जाता है हमें चाल के कारण जो गमन करती है, और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये आप जब मेघ करकता है तभी आप इस बात की पुष्टि कर सकते हो। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है जी, कटहल। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश का उदय अर्थात स्वतंत्र बांग्लादेश का गठन 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, टका है, मुद्रा टका है। टका जो इल्तुतमिश भी चलाया था और चांदी के बने हुए होते थे। राजधानी कहाँ है? ढाका है। भारत में स्थित सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है और ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, तो ये बांग्लादेश तक फैली हुई है। बांग्लादेश में अधिकांश निवासी किस समुदाय के हैं? इस्लाम समुदाय के हैं। बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बोली जाती है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला, इनके राइटर कौन है? तो आपला रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। HDI इंडेक्स जो 2024 में अभी लेटेस्ट जो डाटा रिलीज हुआ है, अर्थात ये 23 वाला ही है लेकिन अभी डाटा आया है, तो लेटेस्ट वाला जो HDI इंडेक्स है उसमें बांग्लादेश को 129 रैंक मिला है, भूटान को 125 रैंक मिला है, भारत को 134 रैंक मिला है, श्रीलंका को 78 और चाइना को 75 रैंक मिला है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, दूसरी बार बता रहा हूँ कि अपने पूरी पड़ोसी का भी HDI रैंकिंग जरूर याद रखें, 2 नंबर आपके बढ़ेंगे एग्जाम में। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? वाटर लिली है। श्रीलंका का भी राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। चीन का राष्ट्रीय फूल फ्रूट क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय फ्रूट जो है कीवी फ्रूट है ना, फजी कीवी फ्रूट। वैसे ओरिजिनल सिर्फ कीवी नहीं, फजी कीवी कई प्रकार के होते हैं, तो फजी कीवी आपने देखा होगा है ना, ब्राउन कलर का फल रहता है, ऊपर में रोया रोया रहता है, काफ़ी जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है ना। इसके अलावा बेर भी है, चाइना का बेर भी है और कीवी भी है, दोनों आपका जो है राष्ट्रीय फ्रूट है। पाकिस्तान और भारत और फिलीपींस इन तीनों का राष्ट्रीय फ्रूट आम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में स्वतंत्र ब्रह्मपुत्र नदी को हम यमुना के नाम से जानते हैं। और जब ना इधर से आता है ब्रह्मपुत्र यानी बांग्लादेश के हिसाब से यमुना, और इधर से जब जाता है गंगा जो बांग्लादेश के हिसाब से पद्मा, और जब दोनों ये धारा मिल जाती है तो ये संयुक्त जल धारा को बांग्लादेश के अंदर मेघना कहते हैं। अर्थात आप समझ गए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कह लिए, बांग्लादेश में इसे यमुना कह लिए। जब ये दोनों मिल गए तो संयुक्त जल धारा को हमने बांग्लादेश के अंदर मेघना कह लिए। तो ये बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट। देखिए जो रेलवे का एग्जाम है वो पड़ोसी मुल्क से बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे आपको याद होगा 4 अप्रैल 2016 NTPC स्टेज 1 फर्स्ट शिफ्ट, उस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? लॉलीवुड कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके रेलवे करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक, कोणीय वेग है ना तथा कोणीय संवेग में किन दो का बीमीय सूत्र एक ही होती है? तो भाई इन तीनों में किसका कौन से दो ऐसा पेयर है जिनका बीमा सूत्र एक ही होगा? तो प्लांक कांस्टेंट और कोणीय संवेग, इन दोनों का बीमीय सूत्र अलग होता है, मतलब एक सेम होता है, माफ कीजिएगा सेम होता है, और जो कोणीय वेग है ना उनका अलग होता है। कोणीय संवेग का क्या होता है बीमीय सूत्र? ml² T−1, यही प्लैंक कांस्टेंट का भी बीमीय सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे प्लैंक नियतांक का मान लिखा है, h की वैल्यू आपसे एग्जाम में कितने बार आपने सॉल्व किया होगा? h का वैल्यू आपसे पूछता है। जो प्लैंक कांस्टेंट है, जिन्होंने क्वांटम का सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक है ना, 1918 में नोबेल पुरस्कार भी पाए थे है ना। तो ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी बीमा कैसे निकालेंगे? तो इनके लास्ट में जो मात्रक लिखे हैं, मात्रक के अकॉर्डिंग ही तो बीमा तय होती है, पिछले क्लास में हमने बताया था। तो यहाँ पे इसके जो भी वैल्यू है उसको मैं 2 मिनट के लिए भूल जाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे वर्ड देखता हूँ क्या लिखा है मात्रक में। तो m² लिखा है, इसके अलावा kg लिखा है और बट्टा सेकेंड लिखा है। तो m माने क्या होता है? m माने क्या होगा आपका? मीटर है ना। तो 2 बार मीटर है तो लेंथ का यहाँ पे l² लिखा है 2 बार। ठीक है। इसके अलावा kg क्या होता है? kg मास का होता है, तो 1 बार m लिखा है यहाँ पे देखिए। और सेकेंड नीचा में है ना, तो सेकेंड ऊपर में जाएगा तो s इन्वर्स नहीं होगा, यही ना लिखा है जी ml² n जो है T इन्वर्स है ना, यहाँ पे टाइम है
टी इनवर्स, यही ना लिखा है। तो यहाँ से आप निकालते हो बीमा, किसी भी चीज़ का अगर आपको मात्रक पता है तो बीमा निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट सूत्र पता है तभी आप निकाल पाओगे। चलिए आगे कुछ देखेंगे। बेसिक यूनिट की संख्या कितनी होती है? 7। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई ये चीज़ की मात्रक क्या होती है। उसमें सबसे ज़्यादा ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाता है। 7 गो होता है और 2 गो आपका व्युत्पन्न इकाई होता है, मतलब निकला हुआ, रेडियन और स्टेरेडियन, कोण और ठोस कोण, इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं? लंबाई, इसका मात्रक आप मीटर रखते हो। द्रव्यमान, इसका मात्रक आप किलोग्राम रखते हो। तापमान, तापमान देखिए फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, तो आप केल्विन जो है मात्रक है इसका। समय को सेकेंड मात्रक। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडला, CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल। तो ये जो 7 हैं ये बेसिक है। इसी से जो है जनरली सभी के सभी चीज़ की सूत्र में आप मात्रक रखेंगे। आप ज़्यादातर देखते होंगे MLT ही रहता है बीमा के अंदर, और रेयरली केस में इसके अलावा कुछ और रहता है, नहीं तो ज़्यादातर जो है बीमा में यही चीज़ यूज किया रहता है, MLT, है ना, लेंथ, टाइम और मास। इसके अलावा समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, इसे RAD से इंडिकेट करते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, आपने बहुत बार पढ़ा होगा आपका जो है त्रिकोणमिति के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा ठोस का मात्रक स्टेरेडियन, SR से इंडिकेट करते हैं। कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का सूत्र, जो कोणीय वेग एक ऑप्शन में था ना, उसको भी देखना पड़ेगा ना जी। तो कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? रेखीय वेग बट्टा त्रिज्या, और वेग का क्या होता है? MS इनवर्स होता है। और त्रिज्या का क्या होगा? त्रिज्या को किस चीज़ में मापेंगे? तो भाई लंबाई टाइप से हो गया ना, तो मीटर में मापेंगे, है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा? M से M कट जाएगा, तो S इनवर्स होता है। S इनवर्स को अगर बीमा लिखोगे तो T इनवर्स होगा, क्योंकि S सेकेंड है। सेकेंड किसका? टाइम का, तो टाइम इनवर्स होगा किसका? बीमा किसका? कोणीय वेग का। इसीलिए वो डिफरेंस था। बाद बाकी प्लैंक कांस्टेंट और कोणीय संवेग ये दोनों सेम होते हैं आपके, है ना, बीमीय वैल्यू में, जो आपने यहाँ पे देखा है। प्लैंक कांस्टेंट का मान जरूर याद रखें, अगला वर्ड नहीं याद रखिएगा चलेगा। 10 के पावर -34 होता है और 6.626 होता है ना। जनरली यहीं से गड़बड़ा के देगा, बाद बाकी ये वाला जो आधार है वो सेम ही रखता है। 10 के पावर 34 लिख देगा, 10 के पावर 24 लिख देगा, 10 के पावर -34 लिखेगा, तो आपको -34 वाला आंसर करना है जी, ठीक है। इसके अलावा मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार क्या होता है? E बराबर hv होता है। यहाँ पे v क्या होता है? वेलोसिटी, नहीं जी, v बराबर यहाँ आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। h क्या है? प्लैंक नियतांक है, जिसकी वैल्यू अभी आपने देखा। मैक्स प्लैंक को 1918 में क्वांटम भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर हम कुछ बीमीय सूत्र देखेंगे, फटाफट देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है भाई, क्योंकि समझाने में तो टाइम तो लगेगा ही आपको, है ना। देखिए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर ही होगा, और चौड़ाई का क्या होता है? मीटर ही होता है। मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर का मतलब है ना, मीटर के लेंथ का स्क्वायर ना, तो L स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, तो L स्क्वायर खाली हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का बीमा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं MLT है, देखिए तो क्या लिखा है? M के पावर 0, L स्क्वायर और T के पावर 0। आपने एक क्वेश्चन मैथ के अंदर जरूर पढ़ा होगा और लॉग के अंदर जरूर पढ़ा होगा कि दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे राम के पावर 0, तो इसका वैल्यू आप 1 लिख सकते हो। तो इसीलिए M के पावर 0 मतलब 1, T का पावर 0 मतलब 1, और 1 गुने L स्क्वायर, तो कुल मिला के L स्क्वायर ही ये चीज़ लिखा हुआ है। ये भी समझ आपको थोड़ा बहुत तो डेवलप करना होगा, है ना। तो क्षेत्रफल का सीधा सीधा बीमा क्या हुआ? L स्क्वायर। कैसे आया? ये सूत्र से आया। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों का मीटर होगा, 3 बार MQ होता है, इसीलिए क्षेत्रफल को आप घन में मापते हैं, और MQ होगा तो L का 3 बार होगा, सेम, है ना। चाल का क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी का डिस्टेंस को आप किस में मापते हो? मीटर में, और समय को सेकंड में, तो M/S होगा, तो S ऊपर जाएगा तो क्या होगा? MS इनवर्स हो जाएगा, है ना। M क्या चीज़ है? M क्या चीज़ है? तो M क्या है? लेंथ है, तो आप L एक बार लिखोगे, और T एक बार माइनस में होगा, क्योंकि S इनवर्स है। तो S किसका? टाइम का होता है, माइनस पावर है तो यहाँ माइनस पावर, तो L T इनवर्स होना चाहिए। अगर आप M भी लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो M का पावर 0 लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो बीमा, कोई बड़ा तोप नहीं है। ये पेपर मुझे गूगल कटिंग से मिला है, मैं वहाँ से ले लिया हूँ, है ना। ये PDF के साथ आपको दिया जाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, बाद में कि ऊपर का 3-4 सॉल्व करेंगे, सभी सूत्र उसी से मिलता जुलता जाएगा और आपका काम होता जाएगा। जैसे अभी आपने
समय देखिए, चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टा चाल, वहाँ से चाल का वैल्यू निकाल के इस बेग के जगह पे रख देंगे और समय नीचे में कर देंगे। चूंकि बेग पहले निकाला गया है MS इनवर्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया है। तो इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करते जाएंगे। आप 10 मिनट टाइम देके ठीक से देख लेंगे, आप बीमा निकालने में होशियार हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अदिश सदिश से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। दक्षिण भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य तांडव भाव से प्रेरित है? देखिए, दो ही भाव होता है, एक तो लास्य भाव होता है और एक तांडवा भाव होता है ना। शास्त्रीय नृत्य के अंदर, नृत्य भी इंडिया में दो ही प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो आपका क्लासिकल डांस होता है, एक आपका जनजातीय या फिर फोक डांस होता है। ये दोनों एक ही कैडर में आ जाता है। कोई से मतलब जनजाति के द्वारा किया जाता है तो उसको हम जनजातीय नृत्य कहते हैं। बाद में कि इस प्रकार के डांस जो क्लासिकल डांस ने उसे हम फोक डांस कह देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से संगीत का भी दो ही रूप है इंडिया में, या तो कर्नाटक संगीत है या तो शास्त्रीय संगीत है ना। ये वाला जो हिंदी पिक्चर सब में गीत होता है वो सब की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कथकली नृत्य जो केरल के हैं, ये तांडव भाव से जो है मतलब परिलक्षित है, या फिर इसमें तांडव भाव देखने को मिलता है। बाद में कि जो साउथ भारत के 3 गो और क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी MBK, तो इन तीनों में जो है आपका है ना ये लास्य भाव देखने को मिलेगा। और एकमात्र साउथ भारत का नृत्य है कथकली जिसमें तांडव देखने को मिलता है। लास्य मतलब होता है देवी पार्वती और तांडव मतलब शास्त्रीय संगीत नृत्य के अंदर शिव को जो है दिया गया है, ठीक है। दक्षिण भारत की 4 शास्त्रीय नृत्य 3 लास्य से है ना, और मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ये केरल के हैं, ये तमिलनाडु के हैं और ये आपका आंध्र प्रदेश के हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य में एकमात्र मणिपुरी ही ऐसे शास्त्रीय नृत्य है जिसमें दोनों की झलक देखने को मिलेगी, लास्य और तांडव दोनों की देखने को मिलेगी। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य जो है ये मणिपुर की है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। इसमें जोगई और चोलम इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, और सिंह सरनेम और झावेरी बहन इनके प्रमुख कलाकार होते हैं। और इससे विशेष चाहिए तो आप टॉपिक वाइज वीडियो में जाइए, वहाँ पे नृत्य वाला जो है आज वीडियो लग के देखिए, है ना। या फिर PDF आप लिए होंगे तो किसी भी PDF के साथ टॉपिक वाइज मुफ्त मिला होगा, चाहे तो ई-बुक कोई भी PDF वगैरह के साथ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। नृत्य से संबंधित विशेष जानकारी के लिए टॉपिक वाइज वीडियो देखें। एकल महिला नृत्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से संबंधित है। इसे सादी रट्टम भी कहा जाता है। इसमें शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है तथा नृत्य की प्रस्तुति कई भागों में होते हैं, जैसे जाति, स्वरम, शब्दम, तिल्लाना, है ना। ये सब जो है नृत्य की प्रस्तुति है, भाग है, अलीरप्पू, है ना। इनके अलावा सबसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो असम का है, ठीक है। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप में लाने का श्रेय वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है, जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे। बोरबयान सरनेम, सैकिया सरनेम, गोस्वामी सरनेम, ये तीनों सरनेम आपके कहाँ पे आ जाते हैं, है ना, सत्रिया नृत्य के अंदर आ जाएंगे। वर्ष 2024 के फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब के विजेता कौन है? देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया हूँ अलग क्लास में। मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट जस्ट किया हूँ, ये वाले क्वेश्चन को जो किया हूँ सो बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने इसे मिस किया तो शायद 2 नंबर मिस कर जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो बैडमिंटन का आपका फ्रेंच ओपन होता है, देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस का भी होता है, विंबलडन भी टेनिस का, उसके अलावा अमेरिका ओपन और आपका जो है अमेरिका ओपन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये चारों जो है टेनिस के महाकुंभ है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी, उसमें फ्रेंच ओपन टेनिस की भी होती है। तो इसके जो पुरुष युगल है ये अपना साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। साईराज और चिराग शेट्टी को 2022 में भी इससे पहले जीते थे, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और 2023 में इसे जो है 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बात हुआ, एक तो 2024 वाला इन्होंने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन जीता, 2022 में पहली बार ये प्रतियोगिता ऑलरेडी वो जीत चुके हैं पुरुष युगल में, यही दोनों जोड़ी, और 2023 में जो है इन्हीं को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न अवार्ड दिया गया है इन दोनों खिलाड़ी को। ये 2-3 बात ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विजेता यानिक सिनर है, इटली है। भाई साहब का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के विजेता जोनाथन क्रिस्टी है, ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं,
ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपने 3 मेजर इवेंट में विजेता को देखा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? देखिए बहुत सारे प्रयाग है, जिसमें 5 प्रयाग काफी फेमस है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना, देव प्रयाग, इस प्रकार से, है ना। तो जो अलकनंदा और मंदाकिनी है, ये नदी कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है बता भैया रुद्र प्रयाग के अंदर। कहाँ मिलता है? रुद्र प्रयाग के अंदर। 5 प्रयाग में सबसे पहले कौन सा प्रयाग आता है? विष्णु प्रयाग आता है, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिल जाती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडार मिलती है, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है। ऊपर में भी लिखा है, 1 सेकेंड, ये नंदाकिनी होगा। नंद प्रयाग में भैया नंदाकिनी मिलता है, इसका नाम है नंदाकिनी। और जो मंदाकिनी मिलता है अलकनंदा से, वो रुद्र प्रयाग में मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है, मैं आपको ठीक करके दूंगा। बाद बाकी ये इमेज देखेंगे तो बातों को आप समझ पाएंगे, है ना। इस इमेज के सहारे आप अच्छे से बातों को समझ पाएंगे कि कौन से प्रयाग में कौन से नदी मिलते हैं। ये आप ई बुक में भी देखे होंगे यही सेम इमेज को। देखिए ये है नंदाकिनी नदी, और ये जो मोटा वाला नीला धारी है जहाँ पे मेरी पेन चल रही है, ये आपका जो है भैया अलकनंदा है, मेन है। तो इसमें कहाँ मिल रहा है? नंद प्रयाग में मिल रहा है, नंदाकिनी अलकनंदा से। पिंडार नदी कहाँ पे मिल रहा है? कर्ण प्रयाग में मिल रहा है, अलकनंदा से, है ना। रुद्र प्रयाग में कौन मिल रहे हैं? तो यहाँ से आ रहे हैं मंदाकिनी नदी, है ना। इसके अलावा देव प्रयाग में कौन मिल रहा है? भागीरथी से। तो ये जो अब आगे की लाइन है, ये गंगा हो गया है। तो ये वाला ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि देव प्रयाग में, या सॉरी, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? तो गंगा बनते हैं तो देव प्रयाग में। ये इमेज को एक बार अच्छे से देखेंगे, आपके दिमाग में उतर जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, सोए हुए भी रहोगे, कोई पूछेगा तो बता दे सकते हैं। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, जिसे हम गंगा कहते हैं। भारत में गंगा नदी की बेसिन सबसे बड़ी नदी बेसिन है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी रामगंगा तथा आखिरी सहायक नदी भारत में महानंदा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। सेकेंड सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। यमुना का मिलन प्रयागराज में होती है, जबकि सोन नदी का मिलन बिहार के समीप आरा में होती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी से होती है, यहीं से नर्मदा भी निकलती है। तो नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने लगता है, और सोन पूर्व दिशा में बहने के बाद बिहार में जाके गंगा में समा जाती है, और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। ठीक है भाई, तो ये नदी से। इसके अलावा अब ये वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ये टिश्यूज टॉपिक है, लगभग समाप्त कर देंगे हम इसी प्रश्न के आंसर के माध्यम से, तो अच्छे से सुनिएगा। जंतुओं के शरीर का निर्माण मुख्य रूप से कितने प्रकार के उत्तकों के सहारे होते हैं? सीधे हम टिश्यूज पढ़ते हैं। टिश्यूज जनरली कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कशेरुकी और अकशेरुकी आपने सुना होगा ना। तो ये जो आपका उत्तक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, जो जिससे जंतुओं में जो उत्तक वगैरह हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप सीधे सीधे उत्तक समझते हैं, लेकिन ये है 4 प्रकार के। तो इसका आंसर हो गया 4। जंतुओं के शरीर में के निर्माण में 4 प्रकार के उत्तक के द्वारा होता है। इसका नाम है उपकला उत्तक, है ना, एपिथियल टिश्यूज, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यूज, पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यूज, तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यूज। ये 4 प्रकार के टिश्यूज हैं। अब एक एक प्रकार के हम टिश्यू को पढ़ेंगे। टिश्यू पेपर मुंह साफ करने वाला नहीं, ये स्नायु होता है, शरीर के अंदर होता है, शरीर के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। उपकला उत्तक को पढ़ते हैं। ये ऐसा टिश्यू है जहाँ पे, है ना, कोई चीज का मुंह खुला हो और वहां पे बाहरी चीज से खतरा हो, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे श्वास नली हो गया, है ना, ये एक ही एग्जांपल दिया हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो इसे उपकला उत्तक कहते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो संयोजी उत्तक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो आपको यहाँ से अच्छे से कवर करना है। संयोजी उत्तक नाम से स्पष्ट जोड़ने का काम करता होगा। यह शरीर में विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार के उत्तक शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है। यह विभिन्न 4 प्रकार के होते हैं। देखिए अभी आपने टिश्यूज पढ़ा 4 प्रकार के, अब संयोजी उत्तक भी 4 प्रकार के होते हैं। चूंकि मुझे PhD नहीं करना है, यहाँ से मैं सीधे आगे निकलूँ
लूँगा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो ये विभिन्न 4 प्रकार के होते हैं, सिर्फ जानने के लिए, कल होकर कोई पूछे तो आप बता सको। हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाली उत्तक जो टेंडन है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाली जो उत्तक लिगामेंट है, जो बोन मेरो है, ये सभी के सभी कैसा उत्तक है भाई? तो आप कहोगे कनेक्टिव उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यूज है, संयोजी उत्तक है। रक्त भी तरल संयोजी उत्तक है, साथ ही साथ जो लिम्फ होता है वो भी तरल संयोजी उत्तक है। लिम्फ और रक्त में क्या फर्क है आप लोग थोड़ा देर सोचो, 1 आध मिनट, फिर हमें बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। इसके अलावा लाल रक्त का निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है? लाल रक्त कण का निर्माण, प्लेटलेट्स का निर्माण ये अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब गर्भ में शिशु होता है उस समय उस शिशु के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर के अंदर होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन मानी गई है। रक्त में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। O2 का सप्लाई किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। पूरा मतलब फेफड़ा के पास में आके बैठा रहता है। फेफड़ा के जो विभिन्न ब्रांचेस होते हैं, जो गद्देदार भाग होते हैं, है ना, तो वहाँ पे आके बैठे रहते हैं। वहाँ से जैसे ही आप सांस लेते हो ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर में फैला देते हैं, ठीक है। कौन? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल भी होता है, ये भी एक बात है। इसके अलावा लाल ब्लड, रक्त ब्लड, है ना, रक्त या फिर ब्लड एंड लिम्फ, लसिका जिसे बोलते हैं, है ना, ये दोनों तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अब ब्लड में क्या हुआ कि आरबीसी में आरबीसी रहा, हीमोग्लोबिन रहा तो ये लाल दिखने लगा, और लिम्फ में कोई जो है आपका हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये सफ़ेद दिखता है। लिम्फ में आरबीसी की उपस्थिति नहीं होती, इसी कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। लिम्फ के द्वारा क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यानी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं आप बोलते हो श्वेत रक्त कण करता है, तो एक्चुअली यही लिम्फ है ना, यही श्वेत वाला भाग। इसके अलावा पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यूज, यह एक विशेष प्रकार की उत्तक है जिसे मायोसाइट कहा जाता है। इससे निर्माण होता है इस उत्तक का, ठीक है। यानी जो पेशी उत्तक है इसका निर्माण मायोसाइट से होता है। सभी प्रकार की मांसपेशियां इसी उत्तक की बनी होती है, अर्थात मांसपेशियां पेशी उत्तक होती है। अगर आपसे कोई पूछे नाम से स्पष्ट है, मांसपेशियां में पेशी शब्द खुद है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? देखिए कहीं कहीं 640 भी लिखता है, लेकिन जो ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब ये 639 लिखते हैं, तो हम 639 ही पढ़ाते आए हैं। मांसपेशियां के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, मायोलॉजी, है ना, मायोलॉजी। इसके अलावा अनैच्छिक या चिकनिक पेशी, अब ये कहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम भाई? तो ये जो अभी आपने देखा कि जो उपकला उत्तक था, संयोजी उत्तक था, इसके अगला पार्ट जो हमने अभी देखा है ना, पेशी उत्तक, तो पेशी उत्तक के अंदर का ये पार्ट मैं पढ़ रहा हूँ, अनैच्छिक चिकनी पेशी, या फिर इसे अरेखित उत्तक भी कहते हैं। यानी इस उत्तक पे कोई भी निशान नहीं होते हैं, अर्थात चिकना होता है, चिकनाई वाला होता है ना। जैसे आहार नली, ब्लड वेसल्स, ये सब जो है पेशी उत्तक अनैच्छिक उत्तक में आ जाएंगे, चिकनी पेशी उत्तक में आ जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है अनैच्छिक? इस पे आपका कंट्रोल है क्या? आप जब चाहो तब अपने नर्व में ब्लड बहाओ, जब चाहो तब नहीं बहाओ, कंट्रोल नहीं है ना अपने पास, ना है ही नहीं कंट्रोल, तो ये अनैच्छिक में आ जाता है। ऐच्छिक या रेखित पेशी उत्तक, ये इच्छा के अनुसार कंट्रोल होगा और इसके ऊपर धारी बनी होती है, जैसे हाथ और पैर की मांसपेशियां, आप जब चाहो तब हिलाओ डुलाओ, है ना। इसके अलावा नोट, हृदय पेशी उत्तक में दोनों प्रकार के जो है आपकी उत्तक पाए जाते हैं, रैखिक और अनरैखिक, मतलब अरैखिक, है ना, जिसमें लाइन वाला और बिना लाइन, चिकनी और रैखिक दोनों पाए जाएंगे। कौन से? हृदय पेशी उत्तक में। मैं जानता हूं जो बच्चे बहुत कमजोर है उनको भारी लग रहा होगा, लेकिन आपको चीज़ों को समझना है। अभी आपने देखा भाई उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम उपकला उत्तक को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिए, संयोजी उत्तक को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिए। इसमें आपने टेंडन देखा, लिगामेंट देखा। टेंडन क्या करता था? मांसपेशियां से हड्डी को जोड़ता था। लिगामेंट क्या करता था? हड्डी से हड्डी को जोड़ता था। इसके बाद हमने लिम्फ देखा और ब्लड देखा। ब्लड और लिम्फ में क्या फर्क देखा कि ब्लड में जो है लाल रंग होते हैं हीमोग्लोबिन आरबीसी के कारण, लिम्फ में कोई आरबीसी नहीं होता है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी कारण इसका कलर जो है व्हाइट होता है। लेकिन लिम्फ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण करता है और संक्रामक तंत्र को विकसित करता है, बीमारी से लड़ने का काम करता है। फिर हमने देखा कि भाई गर्भावस्था में बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर के अंदर होता है। वैसे आरबीसी के निर्माण कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, बोन
बोन मैरो में होता है, प्लेटलेट्स का भी होता है। 20 से 120 दिन आरबीसी की जीवन काल होती है। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर के अंदर कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ऐसे पढ़ेंगे तब काम बनेगा, तुरंत पढ़ा तुरंत रिवाइज कर लिए। देखिए है ना, बोरियत नहीं फील करना है भाई, है ना। मैं अपने क्लास में इधर उधर की बात एक भी नहीं करता, है ना, इसीलिए जो है शायद मैं पीछे रह गया, है ना, ज़्यादा बच्चे को नहीं जुटा पाया, क्योंकि मैं मज़ा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ। हाँ, कभी कभी रहा ऐसा कुछ बात, कुछ टॉपिक आ गए तो एक आध गाना गुनगुना देते, वो भी बहुत रेयरली, दे तो नहीं, है ना। इसके अलावा हम आते हैं अब तंत्रिका ऊतक में, नर्वस सिस्टम, है ना। देखिए तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होती है, जैसे अभी आपने पेशी ऊतक का देखा था, मायोसिस, उसी प्रकार से कोशिका ऊतक का भी निर्माण एक विशेष कोशिका से होता है, इसे न्यूरॉन कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भाई तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाते हैं, सेम चीज़ है कि इससे क्योंकि बनता है ना। इकाई मतलब एक भाग, बन गया मतलब जुड़ जुड़ के, इसीलिए इकाई कह देते हैं इसे, है ना, नहीं तो मात्रक नहीं होता इसका कि इससे भाई वजन करना, है ना। तो भाई तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होता है। उसी प्रकार की किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा जो नीचे लिखा है। न्यूरॉन के कई भाग होते हैं, सेटोन एक भाग होते हैं न्यूरॉन का, और न्यूरॉन का जो अपने न्यूक्लियस होता है ना, वो सेटोन के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। एक्सॉन भी इसी का भाग होता है, न्यूरॉन, एक्सॉन, सेटोन सब एक ही चीज़ में रहते हैं, न्यूरॉन के पार्ट हैं। इनके अलावा 1951 जो आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना था, उस जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी तय किया गया था, 117 व्यक्ति पर किलोमीटर। अभी कितने हैं भारत की जो है मतलब घनत्व, डेंसिटी 382 पर किलोमीटर, है ना। इसके अलावा सबसे अधिक घनत्व कहाँ की है, बिहार की है, और सबसे कम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जगह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी है। 2021 में होने वाली जनगणना आज़ादी के बाद 8वीं होगी, है ना। इसके अलावा जनगणना पहली बार देश में 1872 में मेयो के काल में कराया गया। 10 वर्षों के अंतराल पर 1881 से जो है रिपन के समय से करवाया गया। 2011 के जनगणना का कुछ डाटा यहाँ पे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 32%, तो ग्रामीण 68%, पुरुष जनसंख्या लगभग 52%, तो महिला जनसंख्या 48%, पुरुष साक्षरता 82-14, महिला साक्षरता 65-46, ओवरऑल साक्षरता 74.04। सबसे अधिक साक्षरता केरला का, सबसे कम साक्षरता बिहार का। सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या बाय परसेंटेज हिमाचल प्रदेश का। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि मेघालय का, सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड का। ये निगेटिव में जो है दर्शाया था वृद्धि। देश की समग्र दशकीय वृद्धि 17.64%। इसके अलावा जनगणना 2011 में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो मतलब देखा गया वो कौन थे, भील, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में 2024 में किसे नियुक्त किया गया है, सेंथिल पंडियान को। जो अंग्रेजी वाला ई बुक आ रहा है ये भी आपका, है ना, अपडेट होके आ रहा है, आ भी गया है ना। कुछ और अपडेट करना है वो भी मैं 1-2 दिन में करके दे दूंगा फुल्ली, है ना। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ लिए हैं एक लुक अंग्रेजी में मार लेंगे, इससे आपको, है ना, SSC के एग्जाम देने में और ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अंग्रेजी की समझ बढ़ेगी। साथ ही साथ आज तक के करंट अफेयर अपडेट हो गया तो और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको आ जाएगा, तो और भी अपने आप को बेटर फील करोगे। तो सेंथिल पंडियान को अपॉइंट किया गया है ब्रिजेंद्र नवनीत के स्थान पे, है ना। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। संस्थापक देश में भारत शामिल थे। वर्तमान में इनके जो हेड है एंगोजी अकुंजो-इवेला, ये है नाइजीरिया के, WTO में हेड है। वर्तमान WTO में 164 सदस्य है और अफगानिस्तान अंतिम सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा यकृत से निकलने वाली पित्त भोजन के किस भाग को पचाने में मदद करती है। देखिए यकृत से जो पित्त निकलती है ना, समग्र भोजन को पचाने में मदद नहीं करता है। जो वसीय फॉर्म होता है, जो वसा वाला फैट वाला भाग होता है, उसको पचाने में मदद करता है। क्योंकि पित्त का डिमांड कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से। जमा कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त किसी प्रकार की एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त का स्वभाव कैसा होता है, क्षारीय। कैसे पता, क्योंकि pH मान इसके 7.5 से लेके 8 तक हो सकता है, तो ये क्षारीय में आ जाएगा क्योंकि 7 से अधिक है। इसके अलावा
भोजन को क्षारीय मोड में ले जाएगा और वसा को पचाने में मदद करता है। मानव के उदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव होता है जो कीटाणु विटाणु को मारते हैं, जो भोजन के माध्यम से चले जाते हैं किसी न किसी रूप में। लाइपेज नामक एंजाइम निकलती है कहाँ से? अग्नाशय से, ये भी वसा को पचाने में मदद करती है। लार में पाए जाने वाली टाइलिन नामक एंजाइम मांड या स्टार्च को पचाने में मदद करती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करती है, हालांकि ये अलग अलग जगह से निकलती है। इसके अलावा जब निविल आय की वास्तविक राशि व्यय की अनुमानित राशि से अधिक हो जाए तो ऐसे स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे राजस्व अधिशेष कहा जाता है ना। जब निविल आय की वास्तविक राशि व्यय की अनुमानित राशि से अधिक हो जाए तो इसे राजस्व अधिशेष कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां यदि कम हो तो ऐसी स्थिति में राजस्व घाटा उत्पन्न होता है, अर्थात राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय, यानी टैक्स कितना खर्च किया और कितना आपको प्राप्त हुआ राजस्व, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो राजस्व घाटा रहेगा। और ऊपर का जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसका जस्ट विपरीत है कि भाई, है ना, कि भाई जितना आया और जो खर्च किए वो बच भी गया, कुछ अधिशेष रहा राजस्व वाले बात में, तो राजस्व अधिशेष हो गया। इसका उल्टा राजस्व घाटा होता है। दोनों का सूत्र आपके नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल व्यय कुल आमदनी से खर्च हो। वहां पे जो आपने उससे पहले जो आपने पॉइंट देखा वो सिर्फ राजस्व को लेके पॉइंट था। आप दोनों सूत्र में राजस्व शब्द देख रहे हैं। राजस्व मतलब टैक्स होता है। और दूसरी जो है आप देख रहे हैं राजकोषीय घाटा, ये सरकार के कुल चीज लिखा हुआ है, कुल राजस्व और कुल व्यय, कुल राजस्व व्यय नहीं, कुल व्यय टोटल खर्च के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व बराबर ऋण को छोड़ के इसमें ऋण शामिल नहीं किया जाता। और इस बार के जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है राजकोषीय घाटा में जो घटाते हैं तो इसमें से क्या नहीं घटाते हैं, तो ऋण को छोड़कर आप कुल राजस्व को घटाते हैं, ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया होगा। मैं तो एग्जाम दिया नहीं, है ना, लेकिन क्वेश्चन जब एनालिसिस करवाता हूं तो पता चलता है। राजकोषीय घाटा के सूत्र में ऋण को शामिल नहीं किया जाता है, यानी इस कुल राजस्व में आप ऋण शामिल नहीं करते हो जो घटा रहे हो आप। इनके अलावा पापुआ न्यू गिनी, तवालू, टोंगा, सेशेल्स इत्यादि देशों में से कौन सा एक अलग है? तो सेशेल्स अलग है। क्यों अलग है? सेशेल्स हिंद महासागर में है, जबकि और जो देश है आपने पापुआ न्यू गिनी, टोवालू, टोंगा अभी आया था, टोंगा में अभी चर्चा का विषय रहा था पिछले साल टोंगा, है ना। तो ये सभी महासागरीय द्वीप है, देश है ना। श्रीलंका और मालदीव ये भी हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी जलीय देश हैं। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़े हैं, इसमें मरियाना खाई भी है और सबसे गहराई वाला महासागर भी है। अल नीनो जो आपका, है ना, गर्म कर देता है जल को, और ला नीनो जो जल को ठंडा कर देता है। ये दोनों घटना कहाँ घटती है? प्रशांत महासागर में ही घटती है। इसके अलावा हिंद महासागर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महासागर है, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत से मिलता जुलता है। इसके अलावा हिंद महासागर में सुंडा गर्त, जावा गर्त स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर का कई सारे पार्ट है जो हम जानते हैं, जैसे अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, ये सभी के सभी हिंद महासागर के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जो सागर होता है ना वो महासागर का ही पार्ट होता है भाई। जैसे अरब सागर अपने मुंबई के किनारे को धोता है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसी सागर में पश्चिमी विक्षोभ आता है। किसमें? भूमध्य सागर में, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल के दौरान वर्षा कराती है, पंजाब हरियाणा में। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है, इसे अंध महासागर कहा जाता है। और न दुनिया की सबसे बड़ी जो द्वीप है, आइलैंड है, ग्रीनलैंड, ये अटलांटिक महासागर का ही भाग है। हालांकि इसमें आर्कटिक क्षेत्र भी आता है, लेकिन बेसिकली आप जानते हैं अटलांटिक महासागर को लेकर के ग्रीनलैंड को। दुनिया के सबसे बड़े द्वीपीय समूह वाला देश इंडोनेशिया है। पार्टिकुलर द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड ही आंसर होता है। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिन्होंने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, इनका नाम है गवांग नामग्याल। ये RPF 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैं बहुत सारे फैक्ट आपको बौद्ध भिक्षु के रूप में रख लिया हूँ। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। वर्तमान भूटान का राजा जिग्मे खेसर नंगपाल है वांगचुक। भारतीय राज्य भूटान के साथ जो सीमा लगाते हैं, राज्य अरुणाचल प्रदेश का लगता है, आपका जो है पश्चिम बंगाल का लगता है, असम का लगता है, सिक्किम का लगता है। प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हुआ आपने कई बार अटेंड किया होगा क्वेश्चन में, किस किस के बीच संवाद है? तो राजा मिलिंद और, है ना, नागसेन के बीच में।
ठीक है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी। यहाँ पे हम भिक्षु शब्द से रिलेटेड पॉइंट देंगे। तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव थे। इन्हीं पद्मसंभव के नाम पे लद्दाख में आज भी जो आपका हेमिस फेस्टिवल होता है वो पद्मसंभव के जन्मोत्सव ही मनाते हैं, ठीक है। ये बौद्ध गुरु थे। भारत में स्थित कुछ प्रमुख मठ जैसे हेमिस मठ लद्दाख, रूमटेक मठ फडोंग मठ सिक्किम, ताबो मठ, नेगमाल मठ, करदंग मठ हिमाचल प्रदेश, ये सब इंपॉर्टेंट मठ है। रूमटेक तो हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 50 वोल्ट दिष्ट धारा से 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। सीधा सीधा ओम के नियम लगाना है, V बराबर IR लगाना है। वोल्ट कितना है? 50, ओम कितना है? 10, है ना। करंट मुझे पता नहीं है, काट देंगे, एम्पियर निकलेगा 5 एम्पियर। I का वैल्यू आ गया, करंट का वैल्यू आ गया, आंसर हो गया, है ना। तो ओम के नियम तो बता ही दिए हैं, लेकिन ओम के नियम से क्वेश्चन कब जटिल बना देता है एग्जामिनर? जब आपका एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ देगा श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में। मैंने आपको इस पे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का हल करना सिखा दिया है। जैसे सीरीज में प्रतिरोध जुड़ा रहेगा, दूगो प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 समतुल्य प्रतिरोध हमने निकालने के लिए कर लेना है। अगर दूगो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R समतुल्य के लिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ से R का मान निकाल लेंगे जोड़ के, तो समानांतर क्रम में निकल जाएगा। ये रेसिस्टेंस वाले में ऑपरेशन है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई रेसिस्टेंस का जो ऑपरेशन सीरीज के लिए करते हैं वही सेम समानांतर के लिए किस में कर देंगे? कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, समतुल्य प्रतिरोध और समतुल्य कैपेसिटी में संबंध को याद करें। उल्टा होता है, जो इसमें समानांतर में होगा उधर सीरीज में होगा। पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है ना भैया? आ जाइए। तो इसका नाम है सुपार्को। क्या नाम है? सुपार्को। पाकिस्तान के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है सुपार्को। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन इसका नाम होता है। 1961 में स्थापित किए गए थे। कराची में है इसका हेडक्वार्टर, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्रीज लॉलीवुड। भारत के अंतरिक्ष केंद्र इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु में है। सोमनाथ साहब वर्तमान में हेड है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा का फुल फॉर्म याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रूस का बोलते हैं रॉक कॉस्मोस, है ना। अगला प्रश्न है, निर्मला रंगभूमि गोदान कर मूवी सेवा सदन गोरा उपन्यासों में से कौन सा एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा है? तो गोरा नहीं लिखे। गोरा के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है, माफ कीजिएगा प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है। बाद बाकी सभी पुस्तक प्रेमचंद्र साहब लिखे और गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य उपन्यास में आएंगे गीतांजलि, गोरा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस इत्यादि। स्पीड पोस्ट एक अन्य उपन्यास है जो शोभा डे के द्वारा लिखे गए हैं। और पिंजर नामक उपन्यास की लेखिका आपका अमृता प्रीतम मैडम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्या कांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन का मेन फाउंडर माना जाता है। शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को में होयसल के मंदिर समूह के साथ शामिल किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय ही नहीं प्रथम एशियन थे जिन्होंने 1913 में गीतांजलि राइट के लिए साहित्य भाषा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय की देरी हो सकती है? तो मैक्सिमम 2 मिनट की देरी हो सकती है, ठीक है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, है ना, तो विचलित हो जाते हैं अपने पथ से। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी जल से भरा हुआ पात्र आपको उथला दिखाई देता है। पानी में पड़ा हुआ मछली ऊपर दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं। मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, फूटा हुआ कांच का चमकना, हेलुसिनेशन भाई, है ना। तो ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। इंद्रधनुष बनने का कई कारण है। प्रकीर्णन भी भाग लेता है, अपवर्तन भी भाग लेता है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी भाग लेता है। यानी तीनों कृत्य होते हैं इंद्रधनुष बनने में, रेनबो के फॉर्मेशन में। देखिए रेनबो के फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष के बनने में सूर्य के प्रकाश कितनी बार अपवर्तित होते हैं? तो आप कहोगे 2 बार अपवर्तित होते हैं। और इस प्रक्रिया में जो जल की बूंद होता है ना, वो प्रिज्म का काम करने लगता है और प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश गुजरने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो आप सभी जानते हैं ना, तो यही तो इंद्रधनुष है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैं एक्स्ट्रा में बता दिया, बाद बाकी इतना काम नहीं आएगा। बाद बाकी ये जरूर काम आएगा कि 2 बार अपवर्तित होते हैं सूर्य के प्रकाश। प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले सूर्य लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी
पढ़ रहे हो, जिनको एग्जाम देना है, जो आपके करीबी हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई सा भी कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।